आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। इसके पहले आप लोग जो भी वीडियो है गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आशा करते हैं आप लोग स्टडी कर लिए होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप गॉसेस थ्योरम तैयार कर लिए हों। और किसी भी रूल अथवा किसी भी थ्योरम को पढ़ने का सही मतलब यही होता है कि हम उसके एप्लीकेशन को जानें, कहाँ हम उसका यूज कर सकते हैं, लाइफ में उसका क्या यूज है। तो लेट अस स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में सबसे पहले आपको बताए थे इसके पहले गॉसेस थ्योरम में कि गॉसेस थ्योरम का हम यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पर हमको गॉसेस थ्योरम का हेल्प लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। अब गॉसेस थ्योरम के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना कैसे करेंगे, तो आपको बताए थे कि कुछ ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जहाँ पर कूलॉम्स लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। वहाँ पर बहुत ही इजीली हम गॉसेस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बताया था कि गॉसेस थ्योरम का यूज करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि हम एक गॉसियन सरफेस का सेलेक्ट करते हैं। गॉसियन सरफेस भी एक इमेजिनरी काल्पनिक सरफेस होना चाहिए, और भी किस तरह का लिया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होनी चाहिए या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए या तो पैरेलल होना चाहिए। तभी जा कर के हम गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करके आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और प्रयास ये करते हैं कि गॉसियन थ्योरम के लिए गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन ऐसे करना चाहिए कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बना रहे। दूसरी चीज़ कि यह जो गॉसेस थ्योरम है वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ एग्जांपल लेकर के बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक थ्रेड धागा हो या एक लंबा सा छड़ हो और उसको आपने चार्ज कर दिया, तो उसके चारों ओर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या एक प्लेन शीट हो, शीट का मतलब चादर हो जाए, तो उसको अगर हम आवेशित कर दें तब हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जरा समझा जाए। जैसे मान लीजिए एक लंबा सा तार है और इसको आपने चार्ज कर दिया। जब चार्ज आप कर देंगे तो सभी चार्ज पूरे लेंथ पर चारों ओर फैल जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। इस तार पर इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, तो इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको दिया गया रहेगा। और इसके सेंटर पर कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट, सपोज करिए यहाँ पर हम एक पॉइंट P लेते हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस P का डिस्टेंस आपको दिया रहेगा। सपोज करिए कि इस P का डिस्टेंस जो है स्मॉल x है, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पर। तो एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के कारण यहाँ पर कितना होगा। तो इस वायर के कारण चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चारों ओर रेडियल डायरेक्शन में फैली होती हैं।
जैसे मान लीजिए ये एक लंबा सा तार है आपका, और इस तार के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होती हैं, इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चारों ओर फैली होती हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती हैं। तो अगर रेडियल डायरेक्शन में चारों ओर ऐसे फैली हुई हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो हमको इस पॉइंट P से होकर यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट P से होकर के जाने वाला एक गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करने के लिए एक गॉसियन सरफेस एज ए सिलेंडर लेना पड़ता है। अब उस सिलेंडर के लिए, उस गॉसियन सरफेस के लिए, अब यहाँ पर हम फिगर में दिखा रहे हैं। सपोज करिए कि इस पॉइंट से होकर के जाने वाला एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जो कि एक सिलेंडर है, और यह जो सिलेंडर है वायर इसके एक्सिस पर रखा हुआ है। यह जो वायर है ये इसके एक्सिस पर रखा हुआ है। तो हमको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, तो इस गॉसियन सरफेस को हम S से डिनोट करेंगे, और यह जो गॉसियन सरफेस है इसके 3 सरफेस होंगे। एक सपोज करिए ये कॉर्ड सरफेस S1 से डिनोट कर रहे हैं, ये फ्लैट वाला सरफेस ऊपर वाला S2 से, और नीचे वाला आपका S3 से डिनोट कर रहे हैं। गॉसियन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमको हर एक गॉसियन सरफेस का एक एलिमेंट्री एरिया लेना पड़ता है। सपोज करिए कि इस पॉइंट P के आसपास एक एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ds1 से। S1 कॉर्ड सरफेस का ये छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे ds1 से। और इस कॉर्ड सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन n कैप इधर की ओर होगा। और अभी हमने बताया कि इस लीनियर चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के नॉर्मल के बीच का एंगल अगर देखें, यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो बीच का एंगल जो है 0 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आपको इस फ्लैट सरफेस पर, जो ऊपर वाला सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, और इस पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया अगर आप लेते हैं, सपोज करिए इसको हम ds2 से डिनोट करेंगे क्योंकि S2 का ये छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है, तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो अगर हम n कैप ऊपर की ओर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के चलते इधर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखें तो इस टोटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री होगा। सिमिलरली फॉर द डाउनवर्ड सरफेस हियर दिस इज आल्सो ए फ्लैट एरिया, और इस पर अगर आप एक छोटा सा एरिया लेते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ds3 से, क्योंकि S3 वाला जो है एरिया इसका एक छोटा सा टुकड़ा है। तो इस एलिमेंट्री एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन आप देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर होगा, और n कैप ये हो जाएगा। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज परपेंडिकुलर टू द थ्रेड, इस तार के लंबवत होगा इस पॉइंट पर, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड नॉर्मल एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर E एंड n, दैट इज 90 डिग्री। अब यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो गॉसेस थ्योरम के लिए आप जानते हैं दो साइड होता है। तो फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम इंटीग्रल यस ई डॉट ds इक्वल 1/ε0 k सिग्मा q। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। तो इंटीग्रल यस ई डॉट ds। अब यहां पर जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड
ई और डी एस पूरे गॉसियन सरफेस यस के लिए, और ये गॉसियन सरफेस तीन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, तीन सरफेस से, एक कर्व सरफेस और दो फ्लैट सरफेस S1, S2 एंड S3। तो यह जो सरफेस है तीन पार्ट में आप तोड़ देंगे तो लिखेंगे इंटीग्रल, एक S1 से रिलेटेड E डॉट, अब S1 से रिलेटेड है तो यस की जगह पर DS1 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल, यहाँ पर दूसरा सरफेस लेते हैं S2, तो यहाँ S2 लिखेंगे और EDS2 हो जाएगा। तीसरा सरफेस S3 वाला है तो प्लस एक और हम सरफेस S3 लिखेंगे और E डॉट DS3। अब इस राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर सर्किल लिखा गया है, डिनोट किया गया, लेकिन यहाँ सर्किल रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए कि ये क्लोज्ड सरफेस है, टोटल जो है क्लोज्ड सरफेस है, लेकिन इसके तीन पार्ट में टूट गए, S1, S2 एंड S3, दीज आर द ओपन सरफेस। और ओपन सरफेस के लिए आपको यहाँ पर सर्किल नहीं बनाना है, क्लोज्ड सरफेस के लिए बनाना है। अब E डॉट DS1 कितना होगा, तो वेक्टर रूल लगा दीजिए यहाँ पर। S1 सरफेस देखिए ये S1 है, A डॉट B की वैल्यू AB cos थीटा होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल S1 E DS1 cos 0, E DS1 हो गया, और डॉट प्रोडक्ट के रूल से cos थीटा होता है, तो E और DS1 के बीच यहाँ देखिए E और DS1 के बीच का एंगल 0 डिग्री है, नॉर्मल और E के बीच का कोण, तो cos 0 हो गया। बाकी जो ये वाला पोस्ट सेक्शन है S2 वाला, E और DS2 जरा देखिए, इंटीग्रल S2 E और DS2 है यहाँ पर, तो DS2 cos 90 डिग्री हो जाएगा। S2 पर देखिए 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। इसी तरह से तीसरे वाले के लिए यहाँ पर देखें थर्ड, तो तीसरे वाले में भी 90 डिग्री है, तो थर्ड के लिए भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो प्लस E तीसरे के लिए DS3 cos 90 हो जाएगा। cos 90 0 होता है, तो ये दोनों टर्म आपके 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, तो E DS1 हो जाएगा, तो इंटीग्रल S1 E DS1 हो जाएगा। बाकी दो टर्म आपके 0 हो गए, तो बच गया कितना, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ हर एक पॉइंट पर इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कर्व सरफेस पर कांस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि इस वायर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस x ही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए, तो E हो जाएगा S1 DS1। इंटीग्रल DS1 क्या बता रहा है, DS1 यहाँ देखिए ये छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है, और इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरिया को हम ऐड करते चले जाएं, इतना इतना छोटा एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस है, तो पूरे इंटीग्रल DS1 का अर्थ हुआ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, जो कि 2 पाई इंटू x और L के इक्वल हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है इतना हो जाएगा, जो कि क्या है, ये कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वक्र पृष्ठ को बता रहा है।
कॉर्ड सरफेस को, और सिलेंडर का कॉर्ड सरफेस जो होता है वह 2 पाई r इंटू एक्स होता है, तो r की जगह पर रेडियस x है तो 2 पाई x इंटू एल हो जाएगा। तो अभी हमने कैलकुलेट किया सिर्फ लेफ्ट साइड को, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द गॉसेस थ्योरम। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और दोनों को इक्वेट करना है। नाउ राइट हैंड साइड 1/ε0 k सिग्मा क्यू, इसको हम एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। 1/ε0 k सिग्मा क्यू दैट इज द चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज बंद है। तो अगर सिलेंडर का लेंथ यल के इक्वल हो, यल ही लिया गया है यहाँ पर, देखिए 2 पाई एक्स इंटू यल, तो यल सिलेंडर का लेंथ है, तो यल लंबाई के बराबर ही इसमें से छड़ इसके अंदर बंद होगा। और अभी आपने देखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी लेमडा है, यानी इसके यूनिट लेंथ पर लेमडा के बराबर चार्ज है। यूनिट लेंथ पर लेमडा का, तो एल लेंथ पर कितना होगा, यहां पर ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ पर चार्ज पूरा लेमडा है। इसलिए अगर हमको टोटल यल लेंथ पर लेना हो तो यल ही पोर्शन इसमें से बंद है, तो यल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, तो यल जाकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू लेमडा अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यल इंटू लेमडा के इक्वल हो जाएगा। तो इस सिलेंडर के अंदर बंद चार्ज की जो मात्रा होगी, अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लूड इन गॉसियन सरफेस, दैट इज लेमडा में जब यल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा क्यू मिल जाएगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, तो 1/ε0 के सिग्मा क्यू की जगह पर रखेंगे लेमडा इंटू यल। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ई 2 पाई एक्स इंटू एल इक्वल हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में जरा देखिए 1/ε0 के लेमडा इंटू एल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई एक्स इंटू एल से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/ε0 के लेमडा एल अपॉन 2 पाई एक्स इंटू एल, इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए इस पूरे क्वांटिटी को। तो ये पूरी क्वांटिटी इधर जाएगी तो यहाँ लिख दिया गया, तो यल से यल कैंसिल हो गया, और इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, तो 1/2 पाई ε0 के, और लेमडा न्यूमरेटर में, एक्स डिनोमिनेटर में बचा हुआ है, तो लेमडा बाई एक्स, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक लंबा सा अगर तार है और उसको हम चार्ज कर दें तो उसके सेंट्रल पोर्शन में बीच पर किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है 1/2 पाई ε0 के लेमडा बाई एक्स होता है। लेमडा लीनियर चार्ज है डेंसिटी, यानी इसके यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, और एक्स वायर से कितने डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस है, और ये पहले से आप जानते हैं। अब इस फार्मूले को अगर आप देखें तो यहाँ पर किस तरह से चेंजिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पर डिस्टेंस के
रेसिप्रोकल है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन E is inversely proportional to the distance, E inversely proportional to the distance यानी 1/x होगा। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। यानी दो चीज़ों पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, एक उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लेमडा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो E प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा के। तो लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी थ्रेड्स के लिए या बहुत ही इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। यही अगर हम कूलॉम्स लॉ यूज करके सॉल्व करते तो बहुत ही टफ हो जाता और उसको आप कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता।